So students, as you know, we was doing group 16 elements, ओके, जिनको हम गैल्कोजेंस भी कहते हैं। और ग्रुप 16 में हमने कल कर लिए थे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। ऑक्सीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सल्फर इन डिटेल। ओके, सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स हैं, ओके, सल्फर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, इन सभी को और उनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे आज हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। Sulfur basically exists in two allotropic forms, S8 and S6। S8 के बारे में तो आपको पता ही है। लो टेम्परेचर पे जो सल्फर है वो इस फॉर्म में होता है। इसको किंग क्राउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ना, ये किंग के क्राउन जैसा लग रहा है देखने में, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द किंग क्राउन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये S8 रिंग का स्ट्रक्चर ये होता है। बट एट हाई टेम्परेचर जो है वो सल्फर S6 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। ओके, इसको बीटा सल्फर बोलते हैं, इसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को सल्फर के बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि सल्फर हैज टू एलोट्रोपिक फॉर्म। लो टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में होता है वो, रोम्बिक फॉर्म में। ओके, और इसको किंग क्राउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। और हाई टेम्परेचर पे वो S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ओके, और ये कुछ एक प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक की, ये आप खुद पढ़ लेना बाद में, क्लियर, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो ये आप देख लेना खुद। चलो नेक्स्ट, अब मेन काम पे शुरू करते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे आपका जो अल्फा सल्फर है वो कन्वर्ट होता है बीटा सल्फर में। जैसे मैंने बोला ना, लो टेम्परेचर पे आपके पास सल्फर एसिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पे सल्फर जो है वो S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म से वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। बीटा सल्फर इज स्टेबल अबव 369 केल्विन टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट। अगर टेम्परेचर इससे बिलो होगा 369 से, वो अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कन्वर्सली अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द बीटा सल्फर। बीटा सल्फर यहाँ पे अबव 369 केल्विन, ठीक है, क्लियर। तो इट मींस जो ये 369 केल्विन है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। so 369 kelvin is the transition temperature for the sulfur। okay, जिसमें वो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चला जाता है। जिस भी टेम्परेचर पे कोई एक सब्सटेंस अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जाता है, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपको ये पता होना चाहिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर मींस जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, और 369 केल्विन इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर द सल्फर। ओके, 369 केल्विन पे सल्फर की जो अल्फा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन। विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसी कौन सी सल्फर की फॉर्म है जो पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। जैसे हमने इसको हम एक्सप्लेन करेंगे O2 के बेसिस पे। हमने पढ़ा हुआ ना कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है नेचर में। O2 पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि हम जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तब हमें पता लगता है कि इसके दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। So that's why due to these two unpaired electrons, the oxygen is paramagnetic in nature। और सल्फर की भी कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है, S2 फॉर्म। ओके, S2 फॉर्म ऑफ द सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
ओके क्लियर। तो S2 फॉर्म पैरामैग्नेटिक क्यों होती है? क्यों? सेम रीजन जो ऑक्सीजन के लिए था, कि जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लाइक ऑक्सीजन में जैसे होते हैं। अगर S2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए ना, तो इसके केस में पाई स्टार 3px में एक होगा और पाई स्टार 3py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए सल्फर की जो S2 फॉर्म है दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, बट S2 फॉर्म एग्जिस्ट कब करती है? सल्फर बेसिकली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ एसिड और इन फॉर्म ऑफ एसिड, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक। बट ये कभी कभार जब मान लो आपने सल्फर को एक्सेस ऑफ हीट कर दिया, तो वेपर स्टेट में सल्फर जो है वो S2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, और S2 फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा दैट स्टेट विल बी दी पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 3px and pi star 3py, both are having one unpaired electron। ओके, अब जैसे हम पहले भी करते हैं, जिस भी एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं उसके कंपाउंड्स, तो इसमें अब हम सबसे पहले करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस। सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन में सबसे पहला मेथड है सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर को अगर बर्न कर दो आप, यू नो दैट सल्फर को बर्न करोगे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बट साथ में थोड़े से ट्रेसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी बनते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपके पास सल्फाइड आयन है SO3 नेगेटिव, अगर उसको 2H पॉजिटिव आयन मिल जाए तो क्या होता है? वो बनता है सल्फरस एसिड। बट एक्चुअल में ये जो सल्फरस एसिड होता है, ये क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो अगर आपके पास सल्फेट आयन है, सॉरी सल्फेट नहीं, सल्फाइड आयन है, तो वो 2H पॉजिटिव आयन गेन करके इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे भी बन रहा है। उसके बाद जब हम आयरन पायराइड क्या है? ये एक और होती है आयरन की, जिससे आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो। जब आप आयरन पायराइड का ऑक्साइड बनाते हो बाय रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके क्लियर। जब भी आयरन पायराइड की से आपने आयरन रिमूव करवाना होता है, उससे पहले आप क्या करते हो? आयरन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो बाय हीटिंग विद ऑक्सीजन। उस दौरान जो सल्फर प्रेजेंट होती है आयरन पायराइड में, वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और इस फिनोमिना को, जिसमें सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, उसको रोस्टिंग बोलते हैं। ओके, ये आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे रोस्टिंग, ठीक है। जिसमें आप किसी सल्फाइड और को उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो बाय हीटिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रोस्टिंग। और रोस्टिंग के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज। सल्फर डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। जैसे बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है ना, जैसे क्रैकर चलने पे स्मेल आती है, वैसी स्मेल होती है इस गैस की, कुछ कुछ। ओके, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होती है। क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है तो क्या बनाती है? सल्फरस एसिड बनाती है। ओके, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेपरेशन भी सल्फर डाइऑक्साइड की हेल्प से ही होती है। कैसे? जब भी आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा, तो पहले बनता है सोडियम सल्फाइड। उसके बाद ये जो सोडियम सल्फाइड है ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा इन ऑर्डर टू गिव सोडियम बाइसल्फाइड। इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो आप। इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं और सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट chemical which is used in different industries। Okay, next, sulfur dioxide react with the chlorine in the presence of charcoal। प्रेजेंस ऑफ चारकोल में सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से भी रिएक्ट करती है। किस लिए रिएक्ट करती है? टू गिव सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, और आपको पता ही है सल्फोनाइल क्लोराइड आपने कहाँ कहाँ यूज किया? ऑर्गेनिक में आपने यूज किया है ना, अल्कोहल टू क्लोरोएल्केन बनाने के लिए सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज करते थे ना। ठीक है, कि अल्कोहल को सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट क्लोरोएल्केन। ओके क्लियर, तो वहां पे भी हमने यूज किया था।
क्लियर? तो सल्फोनाइल क्लोराइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट, ओके। तो इसका भी कई जगह यूज है। और सल्फोनाइल क्लोराइड का कुछ एक कंपाउंड्स के मैं स्ट्रक्चर भी आपको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा। सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज लाइक दिस, ओके। sulfur is forming one covalent bond with oxygen, one double bond with second oxygen, and two chlorine are attached to the sulfur by a single covalent bond, okay, like this. And this structure is called as the sulfonyl chloride. उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बाय ऑक्सीडेशन। बट ये ऑक्सीडेशन इतनी इजी नहीं होती, यू हैव टू यूज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 should be present as a catalyst. Then the sulfur dioxide get converted to the sulfur trioxide. और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग ऑफ एसिड्स है ना, ओके। ये कई जगह यूज होता है, क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड से आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते डायरेक्ट, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये सल्फरस एसिड बनाता है, ठीक है। बट आपको क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड, गॉट इट? उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। क्यों काम करता है? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो सकती है? +6। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो सकती है? +6। हमने पढ़ा हुआ है ना ग्रुप 16 वालों की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ओके। तो इट मींस सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका सल्फर जो है वो +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, ओके। और अगर कोई सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो सकता हो, वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता होता है, ओके। so that's why sulfur dioxide can act as a reducing agent. For example, Fe+3 आयन को सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में Fe+2 आयन में रिड्यूस किया जा रहा है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सल्फर जो है वो सल्फेट आयन की फॉर्म में बन गया, और सल्फेट आयन में सल्फर +6 फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 फॉर्म में, ओके। तो सल्फर की होगी खुद की ऑक्सीडेशन, और इसने +3 से +2 को में बना दिया आयरन को, इसकी कर दी उसने रिडक्शन। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड पर मैंगनेट आयन को भी रिड्यूस करवा के Mn+2 में कन्वर्ट कर देता है। मैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +7। ये +7 से +2 में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड खुद को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, और मैंगनेट में जो मैंगनीज है जो +7 स्टेट में है उसको Mn+2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से कंक्लूजन निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, बट मॉइस्चर की प्रेजेंस में, नॉट अलोन, ओके। नेक्स्ट इसके आते हैं यूजेस। यूजेस में क्या क्या आता है? यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज किया जाता है इसको, ओके। इसको साथ साथ में पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यूज्ड इन ब्लीचिंग सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल की ब्लीचिंग में काम आता है। उसके बाद लिक्विड सल्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। कई तरह के केमिकल हैं जिनके लिए ये एज अ सॉल्वेंट काम में आता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज अ एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये प्रिजर्वेटिव और एंटी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है हमारे लिए कई सारी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद लास्ट, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम में आता है, ओके। और जो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो हमने इस बार पढ़नी ही है, +2 में ही है वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें स्टार्टिंग मटेरियल ही सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ओके। और उसके बाद ही काम चलता है। उस सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, बाद में उस सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ओके। तो ये आपके पास कुछ एक यूजेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इनके ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, आंसर पहले ही मैं बता चुका हूँ, बताता हूँ अभी कैसे। What happen when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe+3 salt? अगर सल्फर डाइऑक्साइड को aqueous solution of Fe+3 salt से पास किया जाएगा तो क्या होगा? ये रिएक्शन अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी? ये हमने पढ़ी थी ना कि Fe+3 आयन जो है वो रिड्यूस होकर Fe+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा?
क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा कि वाटर है, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन की बात हुई है ना, Fe+Cl। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर तो है। ओके, तो इसका आंसर वो आपका ऑलरेडी रिएक्शन में गिवन है ना। नेक्स्ट, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड? सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? ठीक है, इसके लिए भी आपके पास टेस्ट कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को अगर लाइम से पास करवाया जाएगा, लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले सोल्यूशन से पास करवाया जाता है, तो क्या बनाता है वो बनाता है कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, और कैल्शियम सल्फाइड इज वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। तो होता क्या है, आपका जो सोल्यूशन है दैट टर्न्स मिल्की, ओवरऑल जो है वो सोल्यूशन आपका मिल्की कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो डिटेक्शन टेस्ट ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, बट आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए स्पेसिफिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट नहीं देता, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही देता है, वो कौन सा टेस्ट है? ये वाला रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि परमैंगनेट आयन किस कलर का होता है? पिंक, वायलेट पिंक कलर का होता है ये, वायलेट पिंक कलर का होता है ये मैंगनेट आयन। ओके, तो आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड उस वायलेट पिंक मैंगनेट आयन का कलर जो है वो चेंज कर देगा। क्यों चेंज कर देगा? क्योंकि मैंगनेट आयन उसके साथ रिएक्ट करके +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मैंगनेट आयन तो रहे ही नहीं, अगर मैंगनेट आयन नहीं बचेंगे तो उनके कारण जो पिंक कलर आएगा वो भी नहीं आएगा। ओके, तो ये पिंक से अराउंड इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन सा हो जाता है। ओके, हमें लगता है देखने में वो ब्लैक ही है, एक्चुअल में वो डार्क ग्रीन कलर होता है। ओके, तो ये आपके पास दिस इज द रिएक्शन टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, comment on the nature of two sulfur oxygen bonds formed in the sulfur dioxide molecule। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो दो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं उन पे कमेंट करो। उसका स्ट्रक्चर हम पहले अभी देख के हटे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज हैविंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज कॉल्ड एज द बेंट। और वो रेजोनेंस भी करवा सकता है। रेजोनेंस के दौरान क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर या कह लो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है? इट इज लाइक दिस। ठीक है, मतलब दोनों ये जो इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट विल बी 1.5। ओके, क्योंकि इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 50-50% है। ओके, सो बस यही कमेंट करना था कि इसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट विल बी, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है, एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है। हम ऐसे बोलेंगे दोनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो हैं उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इज अराउंड 1.5, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो दोनों में आधा आधा करके आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। गॉट इट? तो ये आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर्स। जैसे हमने फास्फोरस के देखे थे कई सारे ऑक्सो एसिड, ओके, वैसे ही सल्फर के भी कई सारे ऑक्सो एसिड हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इसमें देखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में एक पॉइंट जो नोट करने वाला है दैट इज, हर जिस भी एसिड की हम बात करेंगे उसमें एटलीस्ट ईच सल्फर यहाँ पे ईच लिखा है, गला अकेला सल्फर भी लिखना भूल गया मैं। ईच सल्फर विल हैव एट लीस्ट वन सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड वन सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर हाइड्रोक्साइड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हर सल्फरस एसिड में जो ऑक्सो एसिड पढ़ोगे आप सल्फर के, उसमें एटलीस्ट हर सल्फर एक तो डबल बॉन्ड बनाता होगा ऑक्सीजन के साथ और एक बनाएगा सिंगल बॉन्ड। और आपको ये भी पता है सल्फर फॉर्म्स मैक्सिमम 6 कोवलेंट बॉन्ड। सल्फर मैक्सिमम 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं बस आपने,
इसका स्ट्रक्चर बनाते टाइम और साथ में थोड़ी बहुत +1 का वेसेपर थ्योरी याद है तो स्ट्रक्चर फटाफट बन जानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जैसे सबसे पहले है सल्फरस एसिड, क्या फॉर्मूला होता है H2SO3, ठीक है। तो सल्फरस एसिड में जैसे मैं हमने पहले बोला कि एक डबल सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। जब हमने ये पुट कर दिया तो हमने देखा एक OH बच गया, इट मींस दैट विल बी आल्सो लाइक दिस। ओके, और सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर, तो ये कौन से स्ट्रक्चर है आपके पास? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जब आपका सेंट्रल एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, एक लोन पेयर हो उसके ऊपर, ये स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल स्ट्रक्चर शेप। ओके, बट ये जो शेप है वो किस स्ट्रक्चर से ड्राइव हुई पड़ी है, किस ज्योमेट्री से ड्राइव हुई पड़ी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4। सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 स्टेट में है। ओके, और इसमें जो आपका ये एसिड होता है सल्फरस एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? मतलब एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है? वो सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। तो कितने ऐसे हाइड्रोजन है इसमें? 2। तो सल्फरस एसिड में कितनी बेसिसिटी है? 2। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बड़ा ही मशहूर है तो इसका तो आपको दिमाग में रख ही लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या होता है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, सल्फर जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसकी शेप कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। ओके, और ज्योमेट्री भी इसकी टेट्राहेड्रल ही है, मतलब ये वाली जो टेट्राहेड्रल शेप है ये उसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ही ड्राइव करी गई। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2 इस ऑक्सीजन की वजह से, +2 इस ऑक्सीजन की वजह से होगी, +1 इस ऑक्सीजन की वजह से और +1 इस ऑक्सीजन की वजह से। ओके, तो ओवरऑल कितनी बन गई? +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। और बेसिसिटी कितनी है? H2SO4 में कितने H पॉजिटिव में रिलीज कर सकता है ये पर मॉलिक्यूल? 2। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसमें दो H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ओके, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं। ओके, अगर आपने ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इसको क्या करो, इसमें पानी मिला दो, इसको डाइल्यूट कर दो, तो होता क्या है हर ओलियम जो है वो 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बट वैसे अगर इसको समझे कि व्हाट इज ओलियम, ओलियम कैसे बन सकता है, ओलियम को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 का रिएक्शन करवाओ, यू विल गेट H2S2O7। ओके, दूसरा तरीका है दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस होने दो। कंडेंस होने का मतलब क्या है? दोनों को फ्यूज होने दो और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकालने दो। तो जिसने OH छोड़ा, इसने H छोड़ा, ये दोनों आपस में मिलके वाटर बना के बाहर, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक कॉमन आ जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह, लाइक दिस। ओके, तो आपके पास ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी ओलियम। ठीक है, ओलियम में देखो स्ट्रक्चर कैसा है। ईच सल्फर, मैंने क्या बोला था, हर सल्फर ने कम से कम एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक सल्फर OH बॉन्ड बनाना ही बनाना है, और दूसरे वाले ने भी ऐसे ही करना है, लाइक दिस। ओके, अब बच्चों के जितने बचे के 3 ऑक्सीजन बच गए थे उनको अरेंज करने का तरीका क्या है? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और एक कॉमन हो, लाइक दिस। तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑफ ओलियम। इस चैप्टर में जितने भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में चांसेस हैं आपके स्ट्रक्चर ही बनेंगे, स्ट्रक्चर ही पूछे जाएंगे आपसे। ओके, 1-2 मार्क में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6। हर सल्फर के अराउंड ज्योमेट्री कौन सी बन रही है? टेट्राहेड्रल। और शेप भी कौन सी बन रही है? टेट्राहेड्रल अराउंड ईच सल्फर। ओके, और इसमें पूरे ओलियम की बेसिसिटी कितनी है? 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है ना एक ओलियम का मॉलिक्यूल, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। नेक्स्ट है आपके पास परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में फर्क क्या है? ओलियम का मॉलिक्यूल कैसा था? ओलियम के मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल वाज लाइक दिस। यहाँ पे ब्रिजिंग में ऑक्सीजन था। अगर यहाँ पे ब्रिजिंग में ऑक्सीजन ना होके परऑक्सो हो, मतलब ऐसे वाला, इसको बोलते हैं परऑक्सो। ठीक है, तो उस टाइम जो आपके पास एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड एज दी परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसमें और ओलियम में एक ऑक्सीजन का ही फर्क है, उसमें ऑक्सीजन एक होता है, इसमें ऑक्सीजन मतलब एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन होता है, इसमें 2 ऑक्सीजन एज अ ब्रिज काम करते हैं। ओके, और
के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं पर ऑक्सो बॉन्ड। ओके, और आपके पास ये जो है, अब इसमें देखो ईच सल्फर के अराउंड कौन सी ज्योमेट्री है, इसमें भी ईच सल्फर हैज हैविंग ज्योमेट्री कौन सी, टेट्राहेड्रल। और इसमें भी दोनों सल्फर जो है वो किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, यहाँ पे मैं एक गलती कर गया हूँ, इसको थोड़ा ठीक करने दो। दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनना था। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोनों की, +6, इसकी भी +6। और बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी 4 लिख दिया वो गलती से, बेसिसिटी इसमें भी 2 ही है, इज हैविंग बेसिसिटी 2, क्योंकि एच है, दो ही तो एच हैं, और दोनों ओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो बेसिसिटी कितनी हुई, पर मॉलिक्यूल कितने एच पॉजिटिव में रिलीज कर सकता है, 2। नेक्स्ट है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कि ये मॉलिक्यूल देखने में सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही है, बट उसमें पर ऑक्सो बॉन्ड आएगा एक, और मोनो का मतलब एक ही मॉलिक्यूल आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस यहाँ पे OH ना होके यहाँ पे क्या है, पर ऑक्सो बॉन्ड के बाद यहाँ पे OH लगा हुआ है। ओके, तो इसमें कितने एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है ये, एक ये वाला एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, एक ये वाला, तो इसमें 2 एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है ये। तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हुई, 2। और परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5। ज्योमेट्री सल्फर के अराउंड टेट्राहेड्रल, शेप सल्फर के अराउंड टेट्राहेड्रल, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। ठीक है, तो कहने का मतलब है फर्स्ट एसिड को अगर छोड़ दिया जाए, जो सल्फर एसिड है, इसमें सल्फर जो है वो +4 स्टेट में होता है, बाकी जितने भी आपके पास एसिड आए उनमें सल्फर कौन सी स्टेट में था, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो ये थोड़ी अच्छी वाली रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सो एसिड की। अब हम चलेंगे डिटेल में पढ़ने सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैंने आपको बोला था सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड्स, तो इसको तो पढ़े बिना कैसे जा सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर कैसे होता है सल्फ्यूरिक एसिड, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज हैविंग 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले स्टेप में आप क्या करते हो, यू टेक सल्फर, बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग तो वैसे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बोला था ना, सल्फर डाइऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल काम करता है। ओके, देन यू कन्वर्ट दिस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड by oxidizing in the presence of oxygen, but this oxidation is not very easy, you have to use catalyst, vanadium pentoxide, you used it. Okay, clear? And this reaction is exothermic, delta H for reaction is negative, less than 0. Okay, and also you can see that इसमें यहाँ पे 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं गैसेस स्टेट में, और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इट मींस इसमें जो एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, डेल्टा H। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो एंट्रोपी फेवर्ड नहीं है, डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एस लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, वो रिएक्शन एंट्रोपी फेवर्ड नहीं होता। डेल्टा एच लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन एंट्रोपी सॉरी एंथैल्पी फेवर्ड होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये एंथैल्पी फेवर्ड है, बट एंट्रोपी इसके ऑपोजिट है। तो इट मींस आपने इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन तभी हो पाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये होती है ना कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन हो जो एंथैल्पी फेवर्ड हो, बट ये वाला फैक्टर उसके ऑपोजिट हो, तो आप क्या करते हो, आप टेम्परेचर लो रखते हो, इसलिए आपने ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे करवाना होता है। ओके, ये जो सेकंड स्टेप है इसके लिए आप लो टेम्परेचर पे करवाते हो, और प्रेशर हाई रखते हो। क्यों प्रेशर हाई रखते हो, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास 3 गैसेस मॉलिक्यूल से 2 गैसेस मॉलिक्यूल बन रहे हो, तो इक्विलिब्रियम भी यही कहता है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल, अगर ऐसे रिएक्शन को आप हाई प्रेशर पे करवाओगे तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेंगे। ओके, तो इसलिए ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप इंडस्ट्रीज में लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करवाया जाता है। इंडस्ट्री में क्या, अगर लेबोरेटरी में भी करवाना होता तो भी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही करवाते। लो टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। ओके, ली चार्टल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक हो तो लो टेम्परेचर रखो, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा।
और हाई प्रेशर पे भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओके, आर फेवरेबल कंडीशन फॉर दी मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, एक्चुअल में ये जो स्टेप होता है ये होता ही रिवर्सिबल है, तो इसको रिवर्सिबल दिखा देते हैं लाइक। ओके, तो इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल यू हैव टू यूज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, उसके बाद ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा उसको आप एब्जॉर्ब करवा सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड में या डायरेक्ट वाटर में भी डिसॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम कोशिश करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिसॉल्व किया जाए, तो कम स्पेस घेरता है, कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा रहता है ना। बाद में इस ऑलियम को डाइल्यूट करो, सल्फ्यूरिक एसिड बना लो। पानी डालना है, जैसे वो आते हैं ना सिरप आते हैं, शुगर के सिरप, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ जूस बन जाता है। तो वैसे ही इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रखने में ज्यादा फायदा होता है, तो इसलिए इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में, जो एग्जिस्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें डिसॉल्व करवा देते हैं और ऑलियम की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। बाद में उसी ऑलियम से जितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है उसको उतना अकॉर्डिंगली डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बना लेते हैं। ओके, ऑलियम एक तरह का शुगर सिरप है कंडेंस्ड फॉर्म में, जिसको बाद में आप जूस बनाने के लिए यूज करते हो। उसके 2 चम्मच डाले, चलो जी पूरा गिलास जूस तैयार, बस वैसा ही है इसमें। ठीक है, ऑलियम डाइल्यूट विद वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। जब आप ऑलियम को डाइल्यूट करोगे, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा, और कितना डाइल्यूट करेगा वो डिपेंड करता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन चाहिए वो किस कंसंट्रेशन का चाहिए। ओके, so these are basic 3 steps in the contact process: production of sulfur dioxide, then step 2 production of sulfur trioxide, and step 3 absorption of this sulfur trioxide on water or on sulfuric acid to give oleum. ओके, बट इंडस्ट्री में ऑलियम की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है क्योंकि स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर वो लो स्पेस में हाई कंडेंस्ड फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं और बाद में डाइल्यूट करके अकॉर्डिंगली जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, जिस कंसंट्रेशन का चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। आगे ये रही डायग्राम। डायग्राम में देखो ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स लगे हैं, ये 3 यूनिट का काम यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म में आ जाए। यहाँ से यहाँ शुरू हुई सल्फर डाइऑक्साइड बनना इम्प्योर फॉर्म में, उसके बाद इम्प्योरिटीज रिमूव करते करते आपने यहाँ पे, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्योर फॉर्म में बाहर आएगी। उसके बाद इसको आपने रिएक्ट करवाने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करना है, या कैटलिस्ट कोई और हो तो वो भी चलेगा, जरूरी नहीं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही करना है, कोई भी कैटलिस्ट जो इन दोनों को रिएक्ट करने में हेल्प करे, तो आपने उसको यहाँ से ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करे। ओके, क्लियर। यहाँ पे उसके बाद ये पहुंचा दिया, ये सॉरी ये बन गया ये रहा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, और उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आपने, सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है ऊपर से, उसमें एब्जॉर्ब करवा लिया। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो है ये नीचे ये टैप लगी हुई है, खोलो और ऑलियम बाहर, ऑलियम को स्टोर करते चलो। ओके, अगर आप यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड ना डाल के वाटर डालोगे तो यहाँ से नीचे से सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ऑलियम नहीं आएगा फिर। ओके, आपकी इच्छा है कि क्या करना चाहते हो। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, डायग्राम वगैरह वैसे पेपर में आते नहीं है, बट फिर भी एक बार देखना हो तो देख सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। कभी लेबोरेटरी में देखा होगा प्योर, तो आपने देखा होगा कि ये एक तो कलरलेस होता है और डेंस बहुत होता है, जैसे शुगर सिरप जितनी डेंसिटी होती है इसकी, और ये ऑयली लिक्विड होता है। डिसॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब उसको डाइल्यूट करके डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो बड़ी ज्यादा हीट निकलती होती है। ओके, बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ऐसे करने से। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions of sulfuric acid are as a result of the following characteristics। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी केमिकल रिएक्शन में उसका जो बिहेवियर है उसका रीजन है। एक तो इसकी लो वॉलेटिलिटी, इट इज वेरी लेस वॉलेटाइल, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू द वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर देता है, क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर +6 स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर हाईएस्ट स्टेट में प्रेजेंट है, लो में आएगा, तो लो में कैसे आएगा? रिडक्शन से। तो जब इसकी खुद की रिडक्शन होगी तो ये दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज।
तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब एक कुछ एक रिएक्शन देख लेते हैं जिनमें ये यूज होता है, जैसे कॉज चरिंग ऑफ शुगर इन द कंसंट्रेटेड स्टेट। अगर कंसंट्रेटेड स्टेट में अगर आप इसको शुगर में डाल दोगे, सुक्रोज में, तो होता क्या है, ये उसको डिकम्पोज कर देता है, चरिंग कर देता है, उसकी कार्बन ब्लैक बनाता है और वाटर को सेपरेट कर लेता है। ठीक है, वाटर को सेपरेट करने का रीजन क्या है, इसकी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर द वाटर, ये वाटर के लिए वेरी एफिनेट। ओके, तो इसलिए इसने क्या किया, सुक्रोज में से जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है उनको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। वैसे ही आपने देखा होगा, जितने भी डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन होते हैं जिनमें वाटर रिमूव होना होता है, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में इसलिए करवाते हैं, एक तो जितनी भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उनको एसिड की प्रेजेंस में करवाओ, वो एसिड कैटलाइज्ड होती हैं। दूसरा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर को निकालने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर दी वाटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एक एग्जांपल है जिसमें ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, जैसे कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर प्लस 2 फॉर्म में भेज दिया इसने। ओके, और खुद अपना जो सल्फर प्लस 6 स्टेट थे वो जो है वो सल्फर प्लस 4 स्टेट में चला गया। ओके, सल्फर प्लस 6 से सल्फर प्लस 4 स्टेट में चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो, सल्फर 0 से सल्फर सल्फर के साथ ही रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो सल्फर है ये 0 से +4 स्टेट में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर किस स्टेट में है, +4 स्टेट में है ना। ओके, सिमिलरली जो कार्बन है आपका, कार्बन जो है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन गेट्स कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 0 से +4 स्टेट में पहुंच गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, और ये जो सल्फर है ये +6 से +4 में हो गया, खुद की इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। तो ऑन दी होल कहने की बात ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चंस हैं, बस ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन है। वाई Ka2 इज लेस देन Ka1 फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपको यही नहीं समझ लगना ये Ka2 और Ka1 क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम चैप्टर में चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है पर मॉलिक्यूल ये 2 H पॉजिटिव आयन एकदम से निकाल देता है? हम लिखने को ऐसे लिखते देते हैं कि ये 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा प्लस A2 नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये दोनों H पॉजिटिव आयन सिंगल स्टेप में रिमूव नहीं होते। एक्चुअल में अगर आपका कोई एसिड है जो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, तो पहले वो एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, ओके, और हाइड्रो एनायन की फॉर्म में जाता है। उसके बाद इस हाइड्रो एनायन से ये एक और H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है और ये O2 नेगेटिव A2 नेगेटिव बना लेता है। ओके, तो ये 2 स्टेप्स में होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी प्रोडक्ट। आपको पता है इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये जो आएगा फर्स्ट स्टेप में इसको बोलते हैं Ka1, एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो सेकंड में आएगा दैट इज कॉल्ड एज दी Ka2, इसको बोलते हैं सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हर एसिड का मॉलिक्यूल अपना फर्स्ट H पॉजिटिव आयन बड़े इजीली निकाल देता है, बट जो दूसरा, जब वो एनायन जो उसका ये वाला बचता है Ha नेगेटिव, इससे जब प्रोटॉन निकालने की बारी आती है तो इतना इजीली प्रोटॉन निकलता नहीं है। ओके, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, ये बात करी गई इन्होंने। Ka1 इज ग्रेटर, वेरी वेरी हायर देन Ka2। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट H पॉजिटिव आयन रिलीज करना सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, 2 H पॉजिटिव आयन में से फर्स्ट H पॉजिटिव आयन रिलीज करना इज वेरी वेरी इजी। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो बहुत ज्यादा हाई होता है वैल्यू में। ओके, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो तो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, उसके बाद जब बट ये जो हाइड्रोजन सल्फेट मॉलिक्यूल बचा, ये एक तो एनायन है, एनायन इतनी जल्दी प्रोटॉन को निकलने देगा ही नहीं, ठीक है। इसमें से ये वाला जो इक्विलिब्रियम बन रहा है जिसमें ये प्रोटॉन छोड़ के वाटर को दे के उसको हाइड्रोनियम आयन में और खुद को सल्फेट आयन में कन्वर्ट करेगा, ये जो सेकंड स्टेप है, इस स्टेप के लिए जो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो क्यों आ रही है, क्योंकि ये स्टेप जो है इसमें प्रोडक्ट इतने ज्यादा नहीं बनते जितने आपको फर्स्ट स्टेप में मिलते हैं। ओके, तो इसलिए Ka2 की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा कम है।
और Ka1 की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट ही होती है, इतनी ज्यादा लार्ज वैल्यू होती है। तो ये ज्यादा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको बाइसल्फेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, आयन टू लूज H पॉजिटिव आयन इज वेरी लो एज कंपेरिजन टू H2SO4। ठीक है, इवन सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं, जितने भी आपके पास बेसिसिटी 2 वाले एसिड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4, ठीक है, जितने भी आपके पास बेसिसिटी 2 वाले एसिड हैं, तो वो जो जब हम पहला H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ओके, तो वो तो बड़ी इजीली कर देते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट Ka1 की वैल्यू अगर मान लो उसके लिए 10 आई है, तो इसका जो सेकंड वाला ये जो एनायन बचा, इसमें से H पॉजिटिव आयन जो निकलेगा, ओके, तो ये जो सेकंड वाला Ka2 आएगा, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, जैसे इसकी वैल्यू 10 हुई ना, तो Ka2 की वैल्यू जो है वो 0.01 ही होनी है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है वैल्यूज में। इवन ये तो ट्राई बेसिक है, तो इसमें तो अभी ये एक और H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, ठीक है, तो इसमें से एक और H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, इसके लिए जो Ka3 आएगा वो तो और भी पता नहीं कितना कम होना, जैसे 1 × 10⁻⁻15 इतना ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे वो, जैसे देखो आपको पता है ये ज्यादा चार्ज वाला एनायन है, अब ये ज्यादा चार्ज वाला एनायन तो H पॉजिटिव आयन बिल्कुल नहीं निकलने देगा, इसमें से H पॉजिटिव आयन निकलना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka3, उसकी वैल्यू तो और भी कम है, ओके। तो सल्फ्यूरिक एसिड पे अब वापस आते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो Ka1 है वो Ka2 से ग्रेटर देन इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि फर्स्ट प्रोटॉन तो बड़ी इजीली निकल जाता है, बट सेकंड जो एनायन बचता है उसमें से जो सेकंड प्रोटॉन है वो इतनी इजीली नहीं निकल पाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड में जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट, ओके। ये तो आपको रिएक्शन ही याद करनी है, कैल्शियम फ्लोराइड एंड H2SO4 will give calcium sulfate and hydrogen fluoride. What happens when sulfur trioxide is passed through water, okay, there is production of sulfuric acid. Next, uses of sulfuric acid: manufacturing of industrial chemicals, manufacturing of fertilizers, used in petroleum refining and manufacturing of pigments, paints and dye stuffs, intermediates, used in detergent industries, metallurgical applications, in storage batteries. So these are some uses of sulfuric acid, okay. So that's it with sulfur, and that's it for today.